नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जो लगभग 5 दशक से झुंझुनू जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे झुंझुनू जिले में करवटें बदलती रही है, किस तरीके से लोग आए गए और बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने केवल उपयोग किया, लाभ लिया और फिर जब अवसर आया पार्टी को कुछ देने का तो किनारे हो गए। ऐसे लोगों को भी जिन्होंने नजदीक से देखा है, ऐसे ही एक व्यक्तित्व का नाम होता है सेवाराम जी गुप्ता। जी हाँ, वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू जिले के कोषाध्यक्ष हैं, पार्षद भी वहां रह चुके हैं और लगातार सक्रिय हैं पार्टी में। जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी तक का राजनीतिक सफर जिन्होंने देखा है। सेवाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि लगभग 5 दशक का आपका राजनीति का अनुभव है। झुंझुनू जिले की राजनीति को बदलते हुए आपने देखा है। एक समय ऐसा कहा जाता है कि झुंझुनू जिले में भाजपा को बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ता मिलते थे। कार्यक्रम के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना अंतर आ गया झुंझुनू जिले में? आमूल चूल परिवर्तन आ गया जी। मुझे याद है, कई किस्से याद हैं कि मैं पुरानी बातों को तो नहीं कि 77 में जैसे कन्हैयालाल जी ने चुनाव जीता जनता पार्टी से, 80 में भीम सिंह जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता, उसके बाद में जगदीप जी धनखड़ ने अलायंस से चुनाव जीता और बाद में जिले में 93 में सुंदरलाल जी का बीजेपी में आगमन हुआ। उसके बाद में जिले की राजनीति में अलग ही पहचान पड़ने लग गई। सुंदरलाल जी के आने के बाद में हमारे यहाँ जिले में जाट राजनीति बहुत हावी रहती है, तो जाटों का सुंदरलाल जी के बीजेपी में आने के बाद में बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ता गया जी। और ये मान लो कि सुंदरलाल जी ने बीजेपी को जिले में बढ़ाने में बहुत ही योगदान किया। मुझे याद है कई संस्मरण, जब हम 5-7 लोग ही होते थे और डॉक्टर मूल सिंह जी और आपके मूल सिंह जी ने झुंझुनू से चुनाव लड़ा था, विधायक बने थे। हाँ, विधायक बने थे उपचुनाव। तो उस टाइम पे रघुवीर सिंह जी कौशल उस चुनाव के प्रभारी थे। अच्छा। और ललित जी चतुर्वेदी थे, राजेंद्र जी राठौड़ थे, तो इन सुंदरलाल जी थे। तो इन लोगों ने चुनाव को इतना गरमा दिया कि वो मूल सिंह जी वहाँ चुनाव जीत गए। अलग अलग तरीके से सबने अपना उसमें वो बोला। मोरवाड़ जी थे, बसंत जी मोरवाड़। बसंत जी मोरवाड़ की कई किस्से बातें बहुत याद आती थी। उस टाइम पे भरू सिंह जी के पास बसंत जी मोरवाड़ का, और नौलगढ़ से मास्टर जी थे, वो पंडित जी अभी गुजर गए, नाम मेरे कोई नहीं, जब आएगा तो नाम की फिर चर्चा कर लेंगे। तो ये लोग जब भी भैरू सिंह जी जाते थे तो बहुत मजाक करते थे, आपस में बैठते तो हम लोग खड़े रहते थे। उनकी बातें सुन के हमें भी हंसी आ जाती थी। भैरू सिंह जी मुझे मोटिया के नाम से बोलते थे, अरे मोटिया क्या हाल चाल है। अच्छा, तो शरीर पहले से भारी रहा होगा? हाँ, मेरा शरीर पहले से ही भारी था, तो मुझे मोटिया के नाम से ही बोलते थे। मजाक करते थे? मजाक करते थे। और बसंत जी मोरवाड़ अक्सर हंसते रहते थे। और भैरू सिंह जी को पान पराग का बड़ा खाने का शौक था। अच्छा। तो मैं जाता था तो पान पराग का डब्बा ले जाता, तो मोरवाल जी कहते बोले इसको इसीलिए याद करते हो। तो वो आपस में हंसते थे, उनको बात करते थे। लोग तो ये भी कहते हैं कि सेवाराम जी जो है वो नेताओं को पेड़े बहुत खिलाते हैं। तो भैरू सिंह जी का क्या? ऐसा है कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि किसी भी राजा के पास जाओ या किसी अधिकारी के पास जाओ या अपने मित्र के पास जाओ या अपने गुरु के पास जाओ, तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो मैं तो रामायण में जो तुलसीदास जी ने लिखी वही बात चरितार्थ कर रहा हूँ कि किसी के पास भी जाऊँ तो मैं हमारे झुंझुनू जिले का चिड़ावा सूरजगढ़ का पिलानी का पेड़ा ही लेके जाता हूँ, जिससे अगले को अगर मन भी खा रहा हो तो मीठा हो जाए। क्या तो बात है? मेरी यही भावना रहती है कि मैं जब भी मिलूँ तो अगला मीठा हो, मिठास के लिए मैं पेड़ा लेके जाता हूँ। मेरी उनको मिठास करने के लिए ले जाने की मेरी भावना होती है और उनका आदर मान करने के लिए जाने की मेरी भावना होती है। खैर, ये एक
हंसी मजाक का विषय है, लेकिन ये एक सामान्य परंपरा भी है कि आपके यहाँ जो कुछ अच्छा होता है, आप किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से वो ले जाते हैं। लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि आपकी ये पहचान बन जाती है। हाँ, और मुझे अब लोग कहने लगे कि वो पेड़े वाले सेवाराम जी के नाम से मैं थोड़ा सा पहचान सी बन गई। हाँ। जब भी कार्यालय में जाता हूँ तो अरे वो पेड़ लाए हो क्या, तो मुझे मतलब हर लोग मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी पेड़े से तो पहचान बनी। नहीं, हाँ, अच्छा है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैं चर्चा ये करना चाह रहा था कि 1980 के आसपास का जो दौर था भारतीय जनता पार्टी का, आप तो लंबे समय से देख ही रहे हैं पार्टी में, उस समय भाजपा का कोई बहुत बड़ा आधार उस समय नहीं हुआ नहीं, हमारे जिले में भाजपा का बड़ा आधार नहीं था, लेकिन भाजपा की नीतियों से बहुत लोग जुड़े हुए थे। और लेकिन वोटिंग के टाइम पे कमजोर पड़ जाते थे, इसलिए अक्सर वहां पर भाजपा का जीतना तो नहीं इस होता था। बात को इस तरीके से देखा जा सकता है क्या कि भाजपा की नीतियों से तो लोग फिर भी प्रसन्न थे, लेकिन वोट देते समय वो बटन, या उस समय तो बैलेट पेपर होता था, तो ठप्पा कांग्रेस पर ज्यादा लगता था? क्या जातिवाद उस समय ज्यादा हावी था? देखिए, जातिवाद तो ज्यादा 90 के बाद में ही हावी हुआ है, उससे पहले जातिवाद इतना तो हावी नहीं था। शीशराम जी आपके बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी के वहाँ, और जिस समाज से वो आते थे उस समाज को भी मोबिलाइज करके रखते थे अपनी पार्टी के साथ। शीशराम जी की खास बात थी कि वो सभी को साथ लेके चलने की उनकी भावना होती। जाटों से तो वो जुड़े रहते ही थे, लेकिन अदर्स को भी वो अच्छी भावना से वो देखते, इसलिए उससे लोग जुड़े रहते थे। तो वो ये नहीं कि मैं प्रधान जाट को ही बनाऊंगा या और किसी को बनाऊंगा, तो वो अदर्स कास्ट को भी वो अलग अलग पोस्ट देते थे। तो इसलिए शीशराम जी के लोग साथ जुड़े हुए उस थे लोग। दौर में भाजपा के साथ में जाट समाज उस तरीके से उस अनुपात में नहीं जुड़ा हुआ नहीं था, नहीं लेकिन अब तो जाट समाज के बहुत नेता, लीडरशिप जो है वो झुंझुनू जिले में पनप गई है। तो इस समय, ये जो समय है और वो जो समय था, मेरा कई बार पुराने लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि हम उस दौर में भाजपा के साथ थे जब भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिलते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा होने लग गई है, अब केवल एक समाज का दबदबा ज्यादा है। इस बात में कुछ दम है? देखिए, बात ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में एक विशेष जाति का प्रभाव रहा है, और वो लोग एकजुटता से वोट डालते हैं। अदर जातियां हैं वो थोड़ी सी समावेश एक साथ नहीं हो पाती, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत पाती। अगर अलग जातियां एक साथ समावेश हो जाता है तो परिणाम कुछ दूसरा भी हो सकता है। जैसे अभी झुंझुनू का उपचुनाव हुआ, तो झुंझुनू के उपचुनाव में 40,000 वोटों से बीजेपी जीती। तो उसका कारण यह रहा कि अदर्स ने 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर डाले। पहले अदर्स अलग अलग थोड़ों में बढ़ जाता था और वो कांग्रेस के वोट हमारे कट जाते थे, हमारे बीजेपी के, और वो कांग्रेस चुनाव जीत जाती थी जी। लेकिन जो अभी उपचुनाव हुआ झुंझुनू बीजेपी का, हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जीतने का मेन कारण रहा कि अदर्स 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अच्छा, आपका जो है झुंझुनू जिले के बड़े नेताओं के साथ में भी खूब संपर्क संबंध रहा, जिले की राजनीति में आप सक्रिय हैं लंबे समय से। सुंदरलाल जी एक बड़ा नाम रहे हैं वहाँ, कांग्रेस में भी रहे, फिर भाजपा में भी आए। भैरव सिंह जी का उनके साथ में खूब उनकी निकटता रही, भैरव सिंह जी की आपसे भी काफी निकटता रही। सुंदरलाल जी के कुछ संस्मरण आपको ध्यान में आते हैं? किस तरह की अलग तरह की राजनीति करते थे? वो भाजपा में आगे, उसके बाद तो आप भी काफी नजदीक रहे उनके। सुंदरलाल जी का एक अलग ही राजनीति करने का था कि उनको कहते थे वो करते थे। उन्होंने ठान लिया कि मुझे काम करना है तो करना है, चाहिए वो चीज भैरव सिंह जी से कराना पड़े। मैंने कई काम ऐसे देखे हैं कि उन्होंने हाथ पकड़ के भैरव सिंह जी का और दस्तक करा लिया कि ये काम होगा और करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कई संस्मरण हमारे, जैसे तहसील का मामला था सूरजगढ़ में खुलने का, और वो पिलानी खुल रही थी तो उन्होंने भैरव सिंह जी का हाथ पकड़ के और चिड़ाव पिलानी कटवा के सूरजगढ़ करवा दिया। और एक सड़क जा रही थी सीकर से लुहारू, वो पिलानी होके जा रही थी, तो उन्होंने अपने क्षेत्र सूरजगढ़ होके राठौड़ साहब को, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो राजेंद्र जी राठौड़, हाँ राजेंद्र सिंह राठौड़, तो उन्होंने वो सूरजगढ़ होके करा लिया। तो उनमें कराने की, सुंदरलाल जी में काम कराने की क्षमता थी, इसीलिए लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने किसी काम की हाँ पढ़ ली तो वो काम कराते थे, वो उसके लिए तोकली बात नहीं करते थे, अपने के लिए वो मर जाते थे। ये बड़ी बात है। और शायद पुराने समय में नेता जन नेता इसीलिए बनते थे कि जनता का कोई काम करवाना है तो उसके लिए जुट जाते थे, और अपने नेता से भी यदि भिड़ना हो, दो बातें कहनी हो, तो वो कहने से भी नहीं हिचकते थे। जैसा अभी सेवाराम जी ने कहा कि भैरव सिंह जी का हाथ पकड़ के और जिद कर लेते थे कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। गुलाब जी कटारिया के साथ का भी कोई संस्मरण आपको ध्यान में आता है ऐसा कि आपके जिले में कभी आए हो? क्योंकि सुंदरलाल जी की तो बात करने की एक अलग एक स्टाइल रही है। देखिए,
गुलाब जी कटारिया दो बार तो हमारे सूरजगढ़ शहर में ही पधारे हैं जी। और मेरे घर पे ही पधारे हैं। हम्म। गुलाब जी कटारिया जी और सुंदरलाल जी का भी अच्छा काफी मेल जोल था। और सुंदरलाल जी जब कोई बात बोलते थे तो हम सब लोग हंसते थे, तो गुलाब जी कटारिया भी हंस लेते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कह रहे थे, तो साहब आपको मालूम नहीं क्या, आप कैसे हंसे? बोले आप लोग हंसे तो मैं भी हंस लिया। तो कई बातें ऐसे संस्मरण है। तो गुलाब जी तो एक अलग किस्म के बहुत बढ़िया और ये स्वच्छ गजब बात राजनीतिक बताई आदमी हैं। आपने कि सब लोग हंस रहे हैं तो मैं भी हंस लेता हूँ। उनको लगा होगा कि कोई हंसने की बात हो रही है ना। निश्चित रूप से बड़े आनंद का विषय। अच्छा, सुंदरलाल जी तो कुछ रागिनी वगैरह भी गाते थे कार्यक्रमों में जाते आते थे, सुंदरलाल तो जी आर्य इतने बड़े नेता होने के बाद भी और एकदम सामान्य सहजता से ऐसे कार्यक्रमों में गाना बजाना, कभी कोई कहता नहीं था उनको कि आप बड़े नेता हो गए हो, ऐसे क्या अभी भी गाते हो? सुंदरलाल जी आर्य समाजी थे और भजनों के वो उनका जो राजनीति में आना हुआ हाँ हाँ वो भजनों से ही उनका राजनीति में आवागमन हुआ जी। और वो लोकप्रिय हो गए। और हम्म। लोकप्रिय होने से वो राजनीति में आ गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हम्म चुनाव जीत गए। हम्म। तो अब लोगों का तो वही भाव रहता था, जब भी सुंदरलाल जी का कोई प्रोग्राम होता था तो गांव में कहते थे कि सुंदरलाल जी का भजन हम जरूर सुनेंगे। अच्छा। तो वो अपनी रागनी सुनाते थे, कई कई अच्छे भजन भी गाते थे। और विशेषकर संदेश वाले, जो गांव में एक अच्छा संदेश जाए, लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, ऐसे वो लोकगीत गाते थे। भैरव सिंह जी के साथ का कोई संस्मरण और याद है आपको अभी? खूब समय आपने उनके भैरव साथ सिंह जी में का, बिताया, सुंदरलाल जी मिलना का तो जुलना। बड़ा नोक झोंक और एक हंसने और उसका अलग ही मजा था। वो बार बार में सुंदरलाल जी को छेड़ देते थे भैरव सिंह जी, तो वो कुछ न कुछ बात पे अपना हंस लेते थे। सुंदरलाल जी कुछ उनको बोलते थे, तो कई ऐसी बातें हैं वो ध्यान में नहीं चलिए, है। बहुत सारी बातें हाँ हो जाएंगी हाँ इस हाँ विषय को हाँ लेकर, तो लेकिन अब हम आना चाहेंगे खासतौर पर आपकी विधानसभा को लेके। हाँ। सूरजगढ़ विधानसभा में मेरा भी बहुत गाँव में जाना आना हुआ, बहुत सारे नेताओं से भी मेरी चर्चा हुई, सर्वे के चुनाव के समय भी खूब लोगों से मिलना जुलना हुआ। अक्सर सामान्य कार्यकर्ता सूरजगढ़ विधानसभा का ये कहता है कि सूरजगढ़ में विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही तय करता है। इस बात में कहीं ना कहीं संकेत ये छिपा हुआ लगता है कि यदि सूरजगढ़ से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसके पीछे भी कारण कुछ न कुछ भाजपा के लोग ही रहते हैं। अभी इस बार भी आपके जो है विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस पार्टी जीती है, क्या ये जो कार्यकर्ताओं के बीच में से बात निकल कर आ रही है इसमें कुछ दम है? देखिए, पूरे जिले में सूरजगढ़ विधानसभा का एक अलग नेचर है। सूरजगढ़ विधानसभा में 2,90,000 वोट हैं, जिसमें से 60-70,000 वोट जाट जाति से हैं, 40,000 वोट यादवों के हैं, 25-30,000 वोट ब्राह्मणों के हैं, 25-30,000 वोट राजपूतों के हैं, 50,000 वोट SC के हैं जी। हमारी सीट लगभग रिजर्व रही 2008 तक। हाँ। और उसमें सुंदरलाल जी का एक दबदबा रहा जी। और जब सुंदरलाल जी 93 में बीजेपी में आ गए तो वो जो सब लोग थे वो बीजेपी में आने से और बीजेपी का वहाँ दबदबा बढ़ा। अब कुछ ऐसे आ जाते हैं कि अब लोग कहते हैं बीजेपी ने बीजेपी को हराती है, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि बीजेपी को बीजेपी हराती है, लेकिन कई कारण हो जाते हैं कई चुनाव बार ऐसा आने हो के। जाता है ना, एक ही जगह पर बड़े नेता हो गए 2 या 3, तो फिर वो एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदिता है, इनको टिकट मिल गया तो दूसरे खिलाफत करेंगे, दूसरे को टिकट मिल गया तो पहले खिलाफत करेंगे, इस तरह का मामला। ये एक आम लोगों में धारणा सी बन गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो धारणा कैसी बहती है, अब चुनाव हार जाते हैं तो वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं कि वो उसने चुनाव हरा दिया, वो उसने चुनाव हरा दिया। अच्छा। अब 2014 में दिगंबर जी 2800 वोटों से हार गए, तो यही लोगों को लगा कि हमने उनको अपने लोगों ने चुनाव हरा वो दिया। इसलिए लगा होगा ना क्योंकि उसके 6 महीने पहले संतोष जी अहलावत वहां से 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतती हैं और 6 महीने बाद में दिगंबर सिंह हार जाते हैं। खैर उनके हारने के तो कारण और भी रहे होंगे ना। एक नारा दे दिया कि 300 किलोमीटर दूर के यहाँ पर आ गए। हाँ, ये एक बड़ी बात रही। ये बड़ी बात होगी, लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया कि अपन 300 किलोमीटर कहाँ चलेंगे उनसे मिलने के लिए। इसलिए उन्होंने दोबारा सरवण जी को चुनाव जिता दिया। तो ये भी समझा जा सकता है कि यदि आप 300 किलोमीटर दूर से किसी प्रत्याशी को लेकर आ रहे हो तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी, स्थानीय मतदाताओं में भी ये बात हो सकती है कि क्या यहाँ की धरती वीरों से खाली है, क्या हमारे पास में कोई कार्यकर्ता यहाँ विधायक बनने लायक नहीं है, जबकि आप 52-53 हजार वोटों से भाजपा को जिता रहे हो। तो ये भी वहां उस दौर में कार्ड चला होगा।
ऐसा कोई नहीं है, पार्टी ने जिसको निर्णय दे दिया पार्टी तो उसी के साथ रहती है। नहीं, लेकिन पार्टी, दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है ना कि कई बार कि यदि पार्टी गलत निर्णय कर देती है तो ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है कि पार्टी के गलत निर्णय को ठीक किस प्रकार से किया जाए। तो हो सकता है उसकी भी वो परिणति रही हो। आप ठीक है, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप अपने मुंह से वो सारी बातें नहीं कह सकते होंगे, लेकिन हम पत्रकार हैं और जनता में जब जाते हैं तो कई तरह की चर्चाएं ये देखने को सुनने को मिलती हैं। पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है और पार्टी का कार्यकर्ता उस अनुशासन में बंधा भी रहता है। खैर, हम चर्चा कर रहे थे झुंझुनू जिले की बदलती राजनीति को लेके, तो इस चर्चा में ये भी आया कि एक दौर में भाजपा का वहाँ आधार बहुत कम था। धीरे धीरे सभी समाजों में, सभी वर्गों में वहाँ भाजपा की पकड़ मजबूत होती गई और आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सेवाराम जी की भाजपा जो है वो झुंझुनू जिले के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के बराबर की पार्टी है या 2 कदम आगे ही है? भाजपा कांग्रेस से 2 कदम आगे की पार्टी है। ये झुंझुनू जिले के में जो उपचुनाव हुआ झुंझुनू का विधानसभा का, उसमें बता दिया था कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें जी, तो वो परिणाम बदल सकते हैं। तो उन्होंने झुंझुनू का परिणाम बदल दिया। हाँ। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता यदि एकजुट होकर काम करें तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया होगा। पार्टी संगठन का काम करने वाले जिलाध्यक्षों ने काम किया होगा। आपने भी कई जिलाध्यक्षों के साथ में काम किया है। कोई ऐसे डायनेमिक जिलाध्यक्ष का कोई कार्यकाल, कोई नाम ऐसा आपको ध्यान में आता है कि हाँ उस दौर में भाजपा सबसे तेज गति से आगे बढ़ी, गांव-गांव तक गई, ढाणी-ढाणी तक गई? कोई संस्मरण, कोई ध्यान? ऐसा देखो, 2009 में दशरथ सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, जिन्होंने पार्टी को गांव-गांव तक और घर घर तक पहुंचाया। दशरथ सिंह जी की राजनीति जिले में बहुत बढ़िया तरीके से रही। उन्होंने 4 पदयात्राएं की। सबसे पहले उन्होंने बड़ी रेल लाइन के लिए पदयात्रा की। उसके बाद में देश में जो सैनिक शहीद हुए थे आजादी से लेके और आपके 2008 तक जी, और जो 2000 में अटल जी की सरकार के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो शहीद हुए करगिल युद्ध में, तो दशरथ जी की टीम में मैं भी था, मैं भी जिला कोषाध्यक्ष था। तो उन्होंने मीटिंग करके कहा कि मैं सभी सैनिकों के घर घर जाके पैदल जाके उनको नमन करूंगा, उनको याद करूंगा। वो यात्रा एक पूरे भारत में एक मिसाल बन गई और उसके बाद में ही हर आदमी शहीदों को पूजने लगा और उनके घर घर जाके और उनसे मिलने लगा। तो वो सबसे बड़ी शहीद यात्रा मैं तो ये कहूँगा कि दशरथ जी ने उससे जिले में बीजेपी को खड़ा किया। दशरथ जी जिलाध्यक्ष थे तो आपके पास जिम्मेदारी थी? मेरे पे जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। अच्छा, तो उस समय भी कोषाध्यक्ष थे, आज भी कोषाध्यक्ष? हाँ, बस कितने वर्षों से हैं कोषाध्यक्ष आप? देखिए, मैं वैसे ये मान लो कि 15 साल तो मैं मोटा मोटी बीजेपी का जिला कोषाध्यक्ष रहा हूँ। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि लगभग 15 वर्ष जो है वो जिले के कोषाध्यक्ष रहे। कुछ और भी जिम्मेदारी रही जिले में आपके? हाँ, मैं जिला उद्योग प्रकोष्ठ का मैं जिला संयोजक रहा, जिला व्यापार प्रकोष्ठ का मैं संयोजक हूँ, अब भी हूँ, पहले भी रहा। और वैसे पूरे झुंझुनू जिले का मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ और सब व्यापारियों का, जिसमें कोई पार्टी बेस नहीं है, लेकिन पूरे जिला व्यापार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। एक स्कूल है पालीराम बिजलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो 100 साल से पुरानी स्कूल है, हमारे विधानसभा की सबसे पुरानी स्कूल है। उसका मैं पिछले 27 साल से सेक्रेटरी का सचिव पद उसको संभाल रहा हूँ। मैं काफ़ी सामाजिक कामों में और राजनीतिक कामों में सबसे मिलना जुलना रहा है और जिम्मेदारियां भी रही हैं मुझ पे। जी, बहुत सी जिम्मेदारियां सेवाराम जी के पास सामाजिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से हैं ही। 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं लगातार। आखिरी प्रश्न करूंगा आपसे इस एपिसोड का मैं, आपके जिले में और खासतौर पर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किस तरह से देखते हैं? सूरजगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है और उज्जवल रहेगा। और विधानसभा का कार्यकर्ता जिस तरह से हमने, अगर पूरे जिले में हम लोग झुंझुनू का जो उपचुनाव हुआ है, अगर उस एकजुटता से हम चुनाव लड़ें तो झुंझुनू जिले में हमें 50 साल तक कोई भी हरा नहीं सकता और बीजेपी का वहाँ वर्चस्व रहे। हमारा कार्यकर्ता कर्मठ और ईमानदार है और ईमानदारी से काम करता है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक विधानसभा को भी अच्छे स्थिति पर ले जा सकती है और देश को भी, प्रदेश को भी।
तो सेवाराम जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश के स्तर पे और काफी विकास के काम करवा सकती है और कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे तो भविष्य उज्जवल ही है। आशावादी विचार इन्होंने प्रकट किया है। क्या कहना है आपका झुंझुनू जिले की राजनीति पर और खासतौर पर सूरजगढ़ में जिस तरीके से राजनीति बदलती है, जिस तरीके से आपसी खींचतान की बातें वहां से निकल कर आती हैं, न केवल सूरजगढ़ में अपितु झुंझुनू जिले में भी। और अनेक राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान के संदर्भ में तो ये कहते ही हैं कि यदि आपको राजस्थान की राजनीति समझनी है तो आपको एक चक्कर शेखावाटी का जरूर लगाना चाहिए। खासतौर पर झुंझुनू जिले की जो राजनीति है यदि वो आप समझ लेंगे तो आधा राजस्थान आप समझ सकते हैं। तो आपके विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।